ओके चलो, आगे बात करते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे हेडिंग डाली जाए प्रॉपर्टी और स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अब बेसिकली प्रॉपर्टी होता क्या है? प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जिसको हम लोग मेजर्ड कर सकें या ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, वो बेसिकली सिस्टम की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। तो एनीथिंग एनीथिंग विच कैन बी which can be measured, which can be measured or observed become a property, become a property। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें प्रॉपर्टी में बात करें तो दो तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, दैट इज़ वन इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सिस्टम को डिवाइड करने से बदलती नहीं है। जैसे अगर मैं रूम को डिवाइड करूँ, जैसे मान लो रूम है हमारा ये, ठीक है, रूम के अगर मैं दो हिस्से कर दूँ लेफ्ट राइट में, तो क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? क्या टेम्परेचर नो बदल सर। जाएगा रूम के बदलने से? बोलो। नो सर। नहीं बदलेगा। क्या प्रेशर बदल जाएगा? हाँ सर, हाँ सर, प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर बदल जाएगा। आधा हाथ हट जाएगा सर प्रेशर। रूम में अगर मैं बाउंड्री लगा दूं बीच में, तो प्रेशर बदल जाएगा दोनों रूम का, है? बोलो, प्रेशर बदल जाएगा? अरे प्रेशर तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ना, प्रेशर कैसे बदल जाएगा? समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ ठीक है, जी, जो हाँ जी सर। सिस्टम को डिवाइड करने से चेंज हो जाए, ठीक है, जो सिस्टम को डिवाइड करने से चेंज ना हो, वो दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम बदल जाएगा कि नहीं? सर वॉल्यूम बदल जाएगा। वॉल्यूम बदल जाएगा, तो वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, दैट इज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू, property whose value remains remains unchanged on division of system, on division of system। ठीक है, जिसमें कि एग्जांपल के तौर पर अभी के लिए हम अगर बात करें तो टेम्परेचर वो चीज़ हो गई, ठीक है, प्रेशर वो चीज़ हो गई। क्लियर? जो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होता है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है, जो डिपेंड करे, जैसे वॉल्यूम था डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मास की, मास ऑफ द एयर वो भी डिवाइड हो जाएगा, मोल्स ऑफ द एयर वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी, जो डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टी हुज वैल्यू चेंजेस, प्रॉपर्टी हुज वैल्यू चेंजेस ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम। क्लियर?
ठीक है। अब इसमें एग्जांपल में हमारा वॉल्यूम था, मोल्स थे, मास था, ठीक है। ये सब एग्जांपल किसके हैं? हमारे एक्सटेंसिव के हैं। क्लियर? ठीक है। अब अगर हम लोग और यहाँ पर वो लें, ठीक है, एग्जांपल्स की और भी बात करूँ मैं थोड़ा सा वो करके, एक तरफ इंटेंसिव कर लेते हैं, एक तरफ एक्सटेंसिव, और मैं एग्जांपल का नाम बोलूँगा, तुम बताना कि कौन से किस में आएगा, ठीक है। मैं अगर पूछता हूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी किस में आएगा? सर डेंसिटी। एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव जो डिपेंड करता है। तुम्हें याद रखने के लिए ऐसे रखना होगा, इंटेंसिव, इंटेंसिव से मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वाला चीज़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, ठीक है, इस तरह से समझो, ठीक है। क्लियर? तो डेंसिटी क्या है? एक्सटेंसिव। डेंसिटी डिपेंड करेगी। अच्छा, अगर मैं 1000 लीटर पानी है और उसको आधा कर दूं, 1000 से 500 लीटर कर दूं, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं सर, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, डेंसिटी कैसे चेंज हो? डिवीजन ऑफ द सिस्टम से डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगी? क्लियर? डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। और अगर मैं बोलता हूँ एनर्जी, लेकिन सर मास और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव होते हैं। हाँ तो बेटा एक बात बताना मुझे, 1 लीटर पानी का डेंसिटी अलग होता है तेरे हिसाब से, 10 लीटर का अलग होता है, 1000 लीटर का डेंसिटी पानी का अलग होता है तेरे हिसाब से, है? सेम होता है सर। हाँ तो अभी ये जो बात है, जो डिवीज़न वाली बात कर रहा है, तो कि ये और ये मैं डेंसिटी पूछ रहा हूँ, तो उस डेंसिटी का सेंस जो है वो क्या है? इंटेंसिव है। अगला एनर्जी अगर बोल दो, एनर्जी किस में आएगा? एक्सटेंसिव। हाँ, एनर्जी क्या होगा? एक्सटेंसिव में आएगा, क्योंकि अमाउंट बदलेंगे तो अमाउंट के अंदर ही तो एनर्जी होती है। अच्छा, एनर्जी से मिलता हुआ टर्म ही है एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी, जो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट होता है। एंड इसी से रिलेटेड एक टर्म है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसी से मिलता जुलता टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी भी एनर्जी है, दैट इज इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? गिब्स फ्री एनर्जी को जी से। क्लियर? हाँ, इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारा एंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स एंट्रोपी जो एस से, और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो जी से। ये सारे एनर्जी के वेरिएंट हैं जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। क्लियर? अब इधर अगर मैं और बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट किस में आएगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटेंसिव। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव में आएगा ना। 1 लीटर उबालो, 10 लीटर उबालो, 50 लीटर उबालो, मेल्टिंग पॉइंट भी किस में आएगा? इसी में आएगा, ठीक है। और दूसरा मैं तुम्हें बता दूं, जो हमारा मोलर मास है, मोलर मास जो है वो भी इसी में आएगा, क्योंकि मोलर मास इंडिपेंडेंट होता है। मोलर मास एक मोल का मास होता है, ठीक है, पर मोल होता है। जो पर मोल या पर वाला जो सिस्टम होता है ना, वो हमेशा फिक्स ही होता है, क्योंकि वो डिफाइंड उस कंडीशन में ही होता है। मोलर मास या कोई भी मोलर एंथैल्पी कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा एक मोल का होगा, और एक मोल का क्या होता है? फिक्स होता है। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है? इंटेंसिव हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो पर लीटर या पर केजी इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। सारे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं? हमारे इंटेंसिव है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स में हम ये थोड़ी बोलते हैं हमारा 1 लीटर का जूस भी बना सकते हैं, सेम कंसंट्रेशन का हम लोग 10 लीटर का, 50 लीटर का भी बना सकते हैं। सेम कंसंट्रेशन पर अलग अलग अमाउंट का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक एक चीज़ और होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है किस पर?
अमाउंट पर, वो बड़े अमाउंट में भी सेम ही वाला चीज़ रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है पीएच। पीएच ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, अगर तुमने बचपन में निकाला हो, पीएच जो है वो H प्लस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करते हैं वो भी इंटेंसिव होते हैं, जैसे पीएच हो गया, और एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक चीज़ आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दोनों किस पे डिपेंड है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड होते हैं, ये भी क्या होंगे, इंटेंसिव होंगे। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अच्छा, एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी यहाँ पर हमने क्या लिखवाई है, दैट इज़ डिपेंड करती है। बट अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ मोलर एंथैल्पी, क्या बोल रहा हूँ, मोलर एंथैल्पी, तो ये जो चीज़ है ये इंडिपेंडेंट होगी। मोलर मतलब पर मोल, एक मोल की एंथैल्पी, एक मोल की एंथैल्पी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो एक मोल के लिए डिफाइंड है। क्लियर है, कोई चीज़ मोलर टर्म में लिखी हो, या पर ग्राम हो, या पर एमएल हो, या पर लीटर हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। समझ में आ रही थोड़ी बात, ये नोट करके मैं थोड़ा सा ये वाला पॉइंट लिखवा देता हूँ। क्लियर, एक तो पहला चीज़ यही था, पहला पॉइंट, कि डेंसिटी को लेकर जो पंगा उठा था कि सर डेंसिटी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसमें बेसिकली क्या हो गया, मास भी एक्सटेंसिव था, मास भी एक्सटेंसिव था और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव था। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या आ गया था, इंटेंसिव आ गया था। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दूं, ये एक रूल है, दैट इज़ रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू होता है इंटेंसिव। क्लियर, ठीक है, बात क्लियर है। जैसे मोलर मास भी जो होता है वो यही तो होता है, मोलर मास क्या होता है, मास अपॉन मोल, पर मोल है ना वो चीज़, ठीक है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सप्रेस्ड इन पर ग्राम पर मोल या पर लीटर, पर मोल, पर ग्राम या पर लीटर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर इस तरह से डिफाइंड है तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, दैट इज़ जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, आर एडिटिव बट नॉट इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि दो सिस्टम को अगर आप ऐड कर रहे हो, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, दो सिस्टम को अगर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जैसे मान लो पहले मैंने क्या बोला था, एक सिस्टम को हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करके देख रहे थे क्या क्या चीज़ें टूट गई हैं, मतलब कि क्या चीज़ें बदल गई हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो सिस्टम को अगर मैं ऐड करता हूँ, क्लियर है, इन दो सिस्टम को अगर ऐड करके एक नया सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ऐड हो जाती हैं। देखो ध्यान से देखो जरा, मान लो इसका वॉल्यूम अगर V1 होगा, इसका वॉल्यूम V2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है। और यहाँ का एयर का मास अगर m1 है और यहाँ का मास अगर m2 है, तो मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर है। बट अगर मान लो यहाँ का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या यहाँ 800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या, नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो वॉल्यूम और मास थे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
सिस्टम को ऐड करने पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात करूं कि डेंसिटी मान लो यहाँ की D1 थी, एयर की डेंसिटी यहाँ पर D2 थी, तो डेंसिटी यहाँ D1 प्लस D2 नहीं होगी, क्लियर है, D1 प्लस D2 नहीं होगी, क्लियर, वो कहीं ना कहीं एवरेजिंग में सिचुएशन आएगी, Yes. ठीक है, क्लियर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड करा जा सकता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, find ratio of number of intensive to extensive properties। निकालो आंसर। सर बी है क्या? बी आ रहा है, नहीं, सर ए। नहीं, सर डी है इसका। हम्म, डी। डी, ऐसा नहीं, आंसर इज सी। देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, आगे हीट, बोलो, सर इंटेंसिव। नहीं, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। हीट सिस्टम में कहाँ होती है, सिस्टम में कभी हीट होती है, सिस्टम में तो एनर्जी होती है ना। हीट और वर्क प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है ही नहीं, हीट और वर्क सिस्टम में होता ही नहीं है। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट एंड वर्क आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में एनर्जी होती है, डेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिव, मोलर एंथैल्पी क्या होगी, इंटेंसिव, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म है इंटेंसिव, परसेंटेज बाय मास इंटेंसिव होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी
इंटेंसिव, एंड प्रेशर भी इंटेंसिव। तो देखो 6 क्या हो गया, इंटेंसिव टू एक्सटेंसिव था ना, इंटेंसिव टू एक्सटेंसिव, तो कितना हो गया 6/1। क्लियर है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है ना, ये हो सर गया। एक मिनट ऊपर कर दो, नोट करना है। कर लो कर लो। और ऊपर कर दो। अरे टेबल पे नोट करना है। कौन सी टेबल, ये? हाँ सर ये टेबल। सर ये पीएच क्या था जो इंटेंसिव में लिखा था? पीएच, जो पीएच 7 होती न्यूट्रल पीएच नहीं होती, अच्छा अच्छा पीएच ओके। इज इक्वल टू लिखा जाता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसनट्रेशन, ऐसा करके लिखा जाता है। तो इसमें क्या आ गया, एच प्लस कंसनट्रेशन आ गया ना, ये जो चीज़ है ये कंसनट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो जो भी कंसनट्रेशन टर्म पे डिपेंड होते हैं वो भी इंटेंसिव होते हैं, क्योंकि कंसनट्रेशन टर्म से इंटेंसिव हैं, ठीक है। ये लिख लिया टेबल? हाँ सर। बात करते हैं आगे की, ठीक है। जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव दो तरह की बात थी, ठीक है। तो दो तरह के और चीज़ें होती है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। दैट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं कि तुमसे अगर मान लो तुम क्लासरूम में होते, ठीक है, तो क्लासरूम में जब तुम केपीएस में आ रहे हो और तुमसे पूछूं मैं कि तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मैप पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स जो भी मैप के अंदर होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं, जो उस टाइम जहाँ तुम मौजूद हो, ठीक है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से तुम आए हो, तुम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आए हो, बट अभी जहाँ तुम हो, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो जैसे कोई इंसान जयपुर से दिल्ली आ रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से आ सकता है, ठीक है, बट उसके दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे जहाँ वो प्रेजेंट है, ना कि इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि वो किस तरीके से आया है, कौन सा पाथ फॉलो करके आया है, कौन सी जगह से आया है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल भी होता है कि जैसे सक्सेसफुल इंसान जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी फाइनल स्टेट देखी जाती है, जो करंट स्टेट है ना वही देखी जाती है, ये नहीं देखी जाती है कि वो किस तरह का सफ़र तय करके आया है। क्लियर है, ठीक है। क्या स्ट्रगल और क्या किस तरह से जर्नी रही है वो नहीं देखी जाती, जो सारी वैल्यूएशन है, ठीक है, वो सारी की सारी करंट स्टेट पर है, ठीक है। तो वही उसका स्टेट फंक्शन, जो उसकी वैल्यू है, दैट इज स्टेट फंक्शन। तो यहाँ डिफाइन करें स्टेट फंक्शन या फंक्शन और पैरामीटर, फंक्शन और पैरामीटर whose value depends only on final state, ठीक है। फाइनल स्टेट मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है, दैट इज अ प्रेजेंट स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ initial state as well as path used to achieve final state, ठीक है। ना तो इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता, ना ही जो पाथ अचीव किया है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है,
जैसे अगर केमिस्ट्री में सेंस में बात करें कि अगर मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ठीक है, मतलब ग्राफ है जिसमें इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये पॉइंट अचीव करने के लिए कोई यहाँ से आया है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, या फिर यहाँ से आया है, या फिर यहाँ से आया है, ये चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही। मतलब इस पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो इसका प्रेशर जो भी होगा P1 या P बोल देता हूँ मैं, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा V या इस पर जो टेम्परेचर होगा T, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ये इसकी क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू निकलेगी इस पर निकलेगी, ये डिपेंड ही नहीं करता कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। क्लियर, ठीक है, ओके। एक ठीक है। नाउ अब देखो कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे प्रेशर बता दिया, यहाँ पर वॉल्यूम बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जितने भी वो फैंसी हमारी सारी एनर्जी थी, जैसे H जो एंथैल्पी था, S जो एंट्रोपी था, G जो गिव्स फ्री एनर्जी था, ये सब के सब लोग क्या होते हैं, ये सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। क्लियर, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ठीक है, ये तो पता लगे ना। H इज एंथैल्पी, S इज एंट्रोपी, ठीक है, G इज गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर, ठीक है, ये प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये सारी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अच्छा, अगर यहाँ देखो जरा एक बार, अगर मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की, क्लियर, तो टेम्परेचर जो है वो मेरा क्या है, स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। बट अगर मैं डेल्टा टी कर दूँ तो बताओ, अगर मैं डेल्टा टी कर दूँ तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताओ। क्या ये अब स्टेट फंक्शन रहा, बोलो। ये डेल्टा टी जो है अब स्टेट फंक्शन रहा कि नहीं रहा? आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है क्या वो स्टेट फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? चेंज कब निकालते, चेंज कैसे निकलता बताओ, चेंज क्या होता, T2 माइनस T1। तो ये तो अब इनिशियल पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है ना, अरे समझ में आ रही है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट। अभी क्या बात हो रही थी स्टेट फंक्शन की, जो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, बट ये डिपेंड्स कर रहा है ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। दैट मीन्स चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बट क्या ये पाथ फंक्शन होगा? नहीं, ये पाथ फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पाथ की बात नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि फाइनल और इनिशियल स्टेट की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है। चेंज में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, चेंज इन स्टेट फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में हम मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं ना, समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट में क्या लेते हैं हम लोग, मिनिमम डिस्टेंस डिफरेंस लेते हैं।
और डिस्टेंस में क्या होता है, पाथ इंक्लूडेड होता है। डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ फॉलो किया है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डिफरेंस लेकर होता है। तो बेसिकली वही है चेंज इन स्टेट फंक्शन, ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब नॉट अ पाथ फंक्शन। क्लियर, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो होती है, ये स्टेट फंक्शन की बात होगी, सेकंड वन इज पाथ फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन की अगर मैं बात करूं, लिख लिया ऊपर वाला, लिखो लिखो, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। जैसे मान लो ए से बी तक जाना है, तो एक तरीका ए से बी तक जाने का ये होगा, एक तरीका ऐसे होगा, और एक तरीका ऐसे भी हो सकता है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब मान लो ये वर्क इस पाथ के थ्रू अगर वर्क डब्लू ए है, इस पाथ के थ्रू अगर डब्लू बी है, इस वर्क इसके थ्रू अगर वर्क डब्लू सी हुआ है, तो ये वर्क सारे के सारे क्या होंगे, अलग होंगे। डब्लू ए, डब्लू बी एंड डब्लू सी, ये सब पाथ, ये वर्क जो होंगे वो क्या होंगे, सब अलग होंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये जो हमारा हीट एंड वर्क हैं, ये हमारे पाथ फंक्शंस हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कौन से पाथ को फॉलो किया है, ठीक है। तो एग्जांपल में हीट, वर्क एंड आगे जाके बात करेंगे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये सी वी सी पी करके हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। ये सब लोग क्या हैं, हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। हीट एंड वर्क जो है वो तो हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, वो स्टेट फंक्शन में नहीं आते, वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, उसके हिसाब से हीट और वर्क डिफाइन होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं पाथ फंक्शन का, तो वो है ह्यूमन बिहेवियर। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? ह्यूमन बिहेवियर कैसे, जैसे कुछ लोगों को तुमने सुना होगा कि लोगों के बोलने से ही लोग पहचान लेते हैं कि कहाँ से आया है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि तुम यूपी से हो क्या, या ऐसे बोले थे तुम गुजरात से हो क्या, या मान लो तुम बिहार से हो क्या। समझ में आ रही है? मतलब लोग बोलने के तरीके से ही पूछ लेते हैं, या बिहेव करने के तरीके से ही लोग ये जज कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये इंसान कहाँ से आया है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत अच्छा पाथ फंक्शन डिफाइन होता है। क्लियर, चलें आगे। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो यहाँ पर कवर हुई, जिसमें हमने टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग, ठीक है, टाइप ऑफ बाउंड्रीज, ठीक ठीक है, उसके बाद आगे हमारे ये इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस, ठीक है, ये सब हम लोगों ने कवर किए। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आगे जाके चर्चा होती है। बस उनका इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज़ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं ये? फर्स्ट इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट throughout the process। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो डेल्टा टी क्या हो जीरो। जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी होती हैं जैसे मतलब डेल्टा एच जो होता है चेंज इन एंथैल्पी, या डेल्टा यू चेंज इन, ये क्या है हमारा चेंज इन एंथैल्पी है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये लिखा जाता है एन सी पी डेल्टा टी करके लिखा जाता है, आगे हम लिखेंगे, और ये होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, मतलब इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। तो तुम क्या डेल्टा टी के बेसिस पे ये बता सकते हो कि क्या हो जाएंगे, डेल्टा एच और जीरो। डेल्टा यू क्या हो जाएंगे, डेल्टा टी अगर हमारा ज़ीरो तो ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्लियर है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे जो थर्मल है, थर्मल वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो जो बैरिक है, बैरिक बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर। प्रेशर का। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लियर, तो P अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा डेल्टा P भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाकर हम लोग ये जानेंगे कि वर्क एक चीज़ होती है। ठीक है, वर्क वैसे हमें पता है, बट वर्क डिफाइन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या पी डेल्टा वी, अभी पी एक्सटर्नल वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पी डेल्टा वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेल्टा पी अगर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो क्या प्रेशर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलो। अगर डेल्टा पी ज़ीरो होगा तो क्या वर्क पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इस तरीके से रहता है। मतलब ये हम लोग वर्क का ये फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में ही लिखते हैं, जिससे कि वॉल्यूम अगर डेल्टा वी अगर ज़ीरो हो जाता तो वर्क फिर ज़ीरो हो जाता। ठीक है, बट प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड अगर मैं बोलता हूँ दैट इज़ आइसोकोरिक, या आइसोचोरिक भी बोल देते लोग इसको। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा वी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब वर्क अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ, सर इसमें वी क्या है? वी वॉल्यूम है बेटा, जीरो। वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यहाँ पर, तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, प्रेशर इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक के बारे में पहले भी हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया है। ठीक है, वो क्या है कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होता उनको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज़ नो हीट ट्रांसफ़र। नो हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट इज़
स्मॉल क्यू या कभी कभी कैपिटल क्यू यूज़ कर लिया जाता है, वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अच्छा, यहाँ डेल्टा वर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्यू या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू ये जीरो होगा, दैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र क्या है, ज़ीरो है। ओके, फिफ्थ होता है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। फिफ्थ इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जो घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाते हैं, जैसे मान लो ये अगर मेरा प्रोसेस में लिख रहा हूँ, मान लो क्या हुआ, ए से बी चला, बी से सी चला और सी से फिर से कहाँ आ गया, ए आ गया, मतलब ए से चलकर ए पर ही आ गया। कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब किसी का सेम होता है, क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो बताओ जो स्टेट फंक्शन है उनमें कोई चेंज आएगा क्या, बोलो। अगर नहीं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो स्टेट फंक्शन तो स्टेट पे डिपेंड करते हैं फाइनल पर, ठीक है, तो वो तो वहीं रहेगा। तो दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो उस अगर मेरा फाई मान लो मेरा कोई स्टेट फंक्शन है, फाई क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो इसका जो चेंज है, चेंज मतलब दैट इज चेंज इन स्टेट फंक्शन, ठीक है, थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस, थ्रू आउट दी साइक्लिक प्रोसेस, वो मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस अगर मैं तीनों ए से बी, बी से सी, सी से ए वाला अगर चेंज ले लूँ तो टोटल ऐड करके क्या हो जाएगा, मेरा ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दैट इज़ समीशन ही तो है ये, तो समीशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोलो, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। दिस इज अ साइक्लिक इंटीग्रल, ये जो मैंने लगाया ना ये, इसका मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब थ्रू आउट दिस साइक्लिक में जो समीशन है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे डेल्टा पी यहाँ जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा एच यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा एस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा जी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, वो सारे स्टेट फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्लियर, ओके, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जो कि क्या है, दैट इज़ आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, लिख लिया ये। यस सर। नो सर। नाउ आगे डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी दैट इज यू। अब ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी जैसा वर्ड है उसी तरह से डिफाइन होती है, दैट इज समीशन ऑफ ऑल दी एनर्जी होती है ये, ठीक है। इट इज़ दी summation of all the energies in the system due to their motion and
कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब किस तरह से बना हुआ है, जो इंटर फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर, ठीक है, उनका किस तरह का मूवमेंट है उसके बेसिस पर, एंड किस तरह का कंपोजिशन है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम लोग इंटरनल एनर्जी की निकाल नहीं पाते, इसलिए हम लोग एक तरीका भी बताएंगे, दैट इज़, अच्छा यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, यू इज़ नथिंग बट एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू कंपोजिशन, ओके। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं हो पाती है, डिफरेंस हम लोग निकाल पाते हैं इसका, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा यू की बात होती है, दैट इज डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वो चेंज किस वजह से होगा, चेंज कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से चेंज होगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल वर्क ही जो भी रहेगा उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो वहीं से एक डिफाइन होता है टर्म ई, ई का मतलब क्या होता है, दैट इज टोटल एनर्जी, ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ई क्या होती, ई में इंटरनल एनर्जी भी आता है, ठीक है, अगर ई लिखूँ मैं, ठीक है, तो ई इज़ बेसिकली यू प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू presence of energy due to presence of external field, that is जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चीज़ हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल की वजह से यहाँ पर, ठीक है, सिचुएशन होती है। अब देखो ये ई लिखा है मैंने, ठीक है, अगर मैं यहाँ डिफरेंस ले लूँ, ठीक है, देखो ये एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल मोशन या ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ये क्या रहेगी, सेम कंडीशन में रहेंगी ये। तो अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, डेल्टा ई ले लूँ, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, माइनस होकर ये तो सब खत्म हो जाएगा, सेम चीज़ रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा यू बन जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो कट फिट कर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी बेसिकली किसके बराबर आ जाता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो और इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आता है वो रीज़न होता है ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र या वर्क डन, मतलब उस पर, ठीक है, दैट इज़ इंटरनल energy can be changed due to heat transfer and work done, ठीक है, ओके। ये इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब बेसिकली यहाँ बताने का पर्पज़ ये था कि इंटरनल एनर्जी है क्या, और दूसरा डेल्टा यू को हम डेल्टा ई के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है दोनों को क्या होता है, बराबर होता है, ओके, ठीक है। नाउ ये बात हो गई इंटरनल एनर्जी की। नाउ नेक्स्ट इज हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ अगर बात करें, तो सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत बेसिक सा लॉ है, मतलब इसने कुछ बस
एक बेसिक सी बात करी थी कि अगर मान लो मेरे पास 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये ए बॉडी है, ठीक है, और ये बी बॉडी है, और ये हमारी सी बॉडी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसने बोला कि अगर अगर दो इंडिपेंडेंट, ये ए और सी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ए और सी क्या है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर सेम, और बी भी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी क्या है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज़ कि जो ए एंड बी है, क्या है, ए एंड बी हैं, वो भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है? ओके, क्लियर है बात? ठीक है। यस और ये सर। नॉर्मल सी बात भी है कि अगर दो का, अगर इसका टेम्परेचर टी है तो इसका भी टी होगा, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, और अगर बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसका भी टी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स थे, मतलब स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ। जीरोथ लॉ का कहना बेसिकली ये था कि इफ़ टू बॉडीज are in thermal equilibrium with the third body separately, then first two bodies will also be in thermal equilibrium with each other. ठीक है, कोई डाउट इसमें?